हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल आरजीवी आईटीआई में। आज का जो हमारा अभी जो हम लोग का चल रहा है पेपर 7 शिक्षण विधियां, उसमें जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो है ब्लूम उपागम या मूल्यांकन उपागम। ठीक है, मूल्यांकन उपागम जो है इसको इसके प्रतिपादक बीएस ब्लूम है। बीएस ब्लूम ने ये उपागम का प्रतिपादन किया है, या कह सकते हैं कि मूल्यांकन उपागम के जो प्रतिपादक हैं वो बीएस ब्लूम है। तो देखिए, बीएस ब्लूम के अनुसार जो शिक्षा पद्धति है उसको इन्होंने त्रिपदी माना है, मतलब 3 भागों में इन्होंने विभाजित किया है कि अगर किसी को अगर शिक्षा देनी है तो क्या है कि उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करके जो शिक्षा देने की बात इन्होंने कही है उसमें सबसे फर्स्ट जो है वो है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे कि शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। इसके तत्पश्चात उद्देश्यों के लिए उपयुक्त अधिगम अनुभव प्रदान करना। ठीक है, सेकंड क्या है कि उद्देश्यों के लिए उपयुक्त अधिगम अनुभव प्रदान करना, और तीसरा है व्यवहार परिवर्तन या अधिगम का मूल्यांकन। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा है व्यवहार परिवर्तन या अधिगम का मूल्यांकन। तो आइए अब तीनों को क्या है कि एक एक करके विस्तार से इसको समझते हैं। तो पहला है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना। देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण का मतलब क्या है? इनका मानना था कि अगर शिक्षा अगर कोई व्यक्ति अगर प्राप्त कर रहा है, ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति अगर शिक्षण प्राप्त कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य उसमें निहित होता ही है। बिना उद्देश्य का, बिना किसी मोटिव का शिक्षा नहीं होता है। तो देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों का इसमें क्या है? शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना मूल्यांकन उपागम का सबसे पहला पद है। क्या है? कि शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना मूल्यांकन उपागम का क्या है? सबसे पहला पद है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को दिख रहा होगा साफ से, क्लियर बिल्कुल। उसके बाद क्या है? इस उपागम में शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है। इस उपागम में क्या है? शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है, मतलब शिक्षा का कुछ न कुछ उद्देश्य होता ही है। ऐसा नहीं है कि ये उद्देश्यहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार से शिक्षा को माना जाता था, उद्देश्य माना जाता है, उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया। तो देखिए, शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते समय समाज की क्या है? समाज के सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। ठीक है ना। क्या है कि अगर हम लोग अगर कोई भी अगर पाठ्यक्रम बनाया जाता है या कोई पाठचर्या बनाई जाती है, क्यूरिकुलम सिलेबस जो तय किया जाता है, उसमें क्या है कि समाज में निहित जो भी सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक आवश्यकताएं हैं, क्या शिक्षा के माध्यम से वो पूरा हो रहा है या नहीं, इन बातों का ध्यान भी रखा जाता है पाठ्यक्रम जब भी पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। उसके बाद क्या है? एक ही पाठ्य वस्तु को भिन्न भिन्न स्तरों पर पढ़ाया जाता है, इसलिए भिन्न भिन्न स्तरों पर उद्देश्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए, एक ही लगभग चैप्टर सेम ही रहता है, 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, लगभग चैप्टर्स आपको वही सब पढ़ना है ना। आपको ट्रायंगल पढ़ने के लिए आपको 6 में भी मिलेगा, 7 में भी मिलेगा, 8 में भी मिलेगा। आपको हर क्लास में लगभग टॉपिक सेम ही पढ़ने के लिए मिलता है, लेकिन होता क्या है कि भिन्न भिन्न स्तर पे, अलग अलग लेवल पे आपको वो चीजें पढ़ाई जाती है, लेकिन उसका क्या होता है कि उसका उद्देश्य जो होता है वो अलग अलग होता है। अब 6 क्लास में अगर आप ट्रायंगल के बारे में जानोगे तो क्या सिर्फ उसका मान सकते हो, उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, 7 में उससे थोड़ा ज्यादा, 8 में उससे और ज्यादा, और 9 10 में आते आते ट्रायंगल के आप प्रॉपर्टीज, मेन जो उसके जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं उन सब के बारे में आप लोगों को जानना होता है। मतलब कि जैसे ही लेवल बढ़ता है तो क्या होता है कि नॉलेज का भी जो ये लेवल है वो भी बढ़ता जाता है। उसके बाद है प्रत्येक विषय की प्रकृति भिन्न होने के कारण प्रत्येक विषय के उद्देश्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। और देखिए, हर सब्जेक्ट की जो प्रकृति है अलग अलग होती है। अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रकृति अलग है, मैथ पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रकृति अलग है, ईवीएस की प्रकृति अलग है। तो अगर सब्जेक्ट अगर आप अलग अलग पढ़ रहे हैं तो उसका क्या है? नेचर अलग होगा। तो अगर नेचर अलग होगा तो प्रत्येक विषय का उद्देश्य भी क्या है? भिन्न ही होगा, मतलब अलग अलग होगा उसका उद्देश्य, उसका मोटिव। मैथ पढ़ रहे तो उसका मोटिव क्या रहेगा? उसका मोटिव ये थोड़ी ना, मैथ पढ़ रहे तो मतलब पर्यावरण से संबंधित उसका मोटिव हो नहीं सकता, और साइंस पढ़ रहे हैं तो उसका मोटिव आपको मतलब कैलकुलेशन सिखाना हो नहीं सकता। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस का मतलब क्या है कि आपको साइंटिफिक
चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा, और अगर मैथ पढ़ रहे तो आप कैलकुलेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। तो हर विषय का क्या है, अपना जो उद्देश्य होता है वो अलग अलग होता है। सेकंड है इसमें उद्देश्यों के लिए उपयुक्त अधिगम अनुभव प्रदान करना। क्या है, उद्देश्यों के लिए, उद्देश्य जो भी मोटिव सेट किया जाता है हर एक चैप्टर्स के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक मोटिव सेट किया जाता है, तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या है कि क्या उपयुक्त अधिगम अनुभव प्रदान करना, है ना। बच्चों को क्या है कि उपयुक्त अधिगम अनुभव प्रदान करना। सबसे पहले यहाँ पर जो शब्द है अधिगम अनुभव, ठीक है, इसको समझते हैं। ये क्या है, ये अधिगम अनुभव यहाँ पे है क्या, उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझने की चीज है कि अधिगम क्या है। अधिगम अनुभव का अर्थ है कि वे साधन जिनकी सहायता से उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, है ना। अधिगम अनुभव उसे कहते हैं कि जिसकी सहायता से क्या है, उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। उसके बाद क्या है कि दिन प्रतिदिन होने वाले सभी तरह के अनुभवों को ही अधिगम अनुभव नहीं कहते हैं, बल्कि और किसको कहते हैं, स्कूल तथा उसके बाहर बाहर में जो भी प्राप्त किए गए अनुभव हैं उन सभी को क्या बोलते हैं, सभी को अधिगम अनुभव ही कहा जाता है। ठीक है, देखिए ताकि इसमें देख सकते हैं कि हम लोग जैसा कि बताया गया है कि जो ये अनुभव ऐसे तरीके से दिए जाते हैं, जो अधिगम अनुभव है उसको वो ऐसे तरीके से दिए जाते हैं ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। मूल्यांकन के इस पद में शिक्षण विधि, शिक्षण प्रविधि, अनुदेशन, सहायक सामग्री आदि आते हैं। जैसे बोध उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अध्यापक प्रश्नोत्तर विधि या प्रदर्शन विधि, मॉडल दिखाना, वाद विवाद विधि का प्रयोग करके अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। बोध उद्देश्य मतलब कि देखिए आप किसी भी, ये लास्ट में बोध उद्देश्य से संबंधित प्रश्न आपसे किए जाते हैं। पाठ्य योजना में हम लोगों ने इन चीजों को देख दिया है, और जो लोग नहीं देखे हैं वो पीछे के वीडियो में जाके पाठ्य योजना से संबंधित बातों को देख सकते हैं। तो बोध उद्देश्य क्या होता है कि कोई भी टीचर पढ़ाने के बाद टीचर आपसे क्या करता है, आपसे कुछ क्वेश्चन करता है, जिससे कि वो पता, उसे ये चीजें पता लगती है कि आपने उस चैप्टर, उस टॉपिक के रिगार्डिंग कितनी चीजें सीखी हैं। इसी को बोलते हैं बोध उद्देश्य। तो बोध उद्देश्य वहां से प्राप्त होता है कि आप लोग जो टॉपिक पढ़ाया गया वो आप लोगों ने सीखा या नहीं सीखा। तो देखिए बोध उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या करता है अध्यापक, या तो प्रश्नोत्तर विधि का सहायता लेता है, या फिर प्रदर्शन विधि या मॉडल दिखाकर आप लोगों से प्रश्न पूछता है, या फिर वाद विवाद विधि का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपको अधिगम अनुभव प्रदान करते हैं। उसके बाद है थर्ड है व्यवहार परिवर्तन। थर्ड है क्या, व्यवहार परिवर्तन या अधिगम का मूल्यांकन। इसमें व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन या अधिगम का मूल्यांकन, ये त्रिपदी में तीसरा पद है। इसमें ब्लूम का मानना था, बीएस ब्लूम का, कि इन उपागम के दूसरे पद में बताए गए अधिगम अनुभवों को प्रदान करके विद्यार्थियों में वांछित व्यवहार परिवर्तन लाए जा सकते हैं। देखिए इस उपागम में क्या है कि दूसरे पद में बताए गए अनुभव, मतलब दूसरे पद में कौन से अनुभव बताए गए, देखिए दूसरे पद में उद्देश्यों के लिए उपयुक्त अधिगम अनुभव, है ना, अधिगम अनुभव। तो अधिगम अनुभव के द्वारा क्या है, इसमें दूसरे पद में बताए गए अधिगम अनुभव को प्रदान करके विद्यार्थी के व्यवहार में क्या करना है, वांछित, है ना, विद्यार्थियों में वांछित व्यवहार, मतलब कि अच्छे व्यवहारों की बात यहाँ पे की जा रही है, अवांछित व्यवहार नहीं, अच्छे व्यवहार की बात की जा रही है। तो उनमें क्या है, अच्छे व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सके, मतलब उनके व्यवहारों में अच्छाइयों को शामिल किया जा सकता है, और उनके व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सके। इन व्यवहार परिवर्तनों का मूल्यांकन इस उपागम के प्रथम पद में निर्धारित किए गए उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है देखिए इसमें क्या है कि विद्यार्थियों में जो व्यवहार परिवर्तन होगा, वांछित व्यवहार परिवर्तन जो होगा वो क्या है कि 3 तरह से हो सकते हैं किसी भी विद्यार्थी में या किसी भी मनुष्य में। 3 तरीके से वांछित व्यवहार परिवर्तन हो सकते हैं। पहला क्या है, ज्ञानात्मक, ठीक है, ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, और तीसरा क्रियात्मक। देखिए आपके व्यवहारों में परिवर्तन, अगर आप गौर करेंगे तो इन्हीं 3 माध्यमों से आपके व्यवहारों में स्थायी परिवर्तन आ सकता है। या तो आप किसी भी चीज के बारे में, अगर आपने ज्ञान अर्जन कर लिया है, अगर आप किसी भी चीज के बारे में आपने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, तो आपके व्यवहार में उस चीज से संबंधित क्या है, अस्थायी व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा क्या है, भावात्मक। आप यदि किसी के साथ इमोशनली अफेक्टिवली अगर अटैच हैं, भावात्मक रूप से अगर आप किसी के साथ अगर अटैच हैं,
तो फिर उसको लेकर के आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो सकता है। और तीसरा क्या है, क्रियात्मक, साइकोमोटर। इसको क्या है कि आप के व्यवहार में परिवर्तन क्या है, किसी भी कार्य को करते रहने से भी आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा होता है कई बार कि मनुष्य क्या है, कोई एक कार्य को काफी समय तक करता रहता है या निरंतर उससे क्या होता है कि काफी समय तक एक कार्य को करने से उसके व्यवहार में वो कार्यशैली क्या है कि शामिल हो जाती है। जैसे देखिए आर्मी वगैरह में या फोर्सेस वगैरह में जो भी लोग होते हैं उनको क्या है कि उनको सुबह सुबह उनका परेड वगैरह और एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल फिक्स करवा दिया जाता है। डेली का उनका ये रूटीन होता है कि सुबह उठना है, ग्राउंड में जाना है, वो वहाँ पूरा का पूरा वो फोर्स होगा और उसके साथ आपको पीटी वगैरह करनी है, परेड वगैरह करनी होती है। तो उससे क्या होता है कि जो भी आर्मी और फोर्स से रिलेटेड जो भी लोग हैं हमारे आसपास सोसाइटी में, ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि रिटायरमेंट के बाद भी वो सुबह सुबह उठ के वो अपना वही वो जॉगिंग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह वो करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब हुआ कि क्रियात्मक है ना, उनमें किस तरीके का ये व्यवहार परिवर्तन आया, तो क्रियात्मक रूप से उनके व्यवहार में परिवर्तन आया। उन लोगों को जब तक उन लोगों ने सर्विस किया तब तक उन लोगों को इस प्रकार की क्रियाओं का हैबिट लग चुका था, आदत लग चुका था, और अब क्या है कि अब उनके व्यवहार में वो अस्थायी रूप से शामिल हो चुका है। तो ये है क्रियात्मक परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद है हम देख सकते हैं कि मूल्यांकन उपागम में इन तीनों तरह के व्यवहार परिवर्तनों को मापने और मूल्यांकन की व्यवस्था होती है। जैसे कौन कौन, तो अभी अभी ज्ञानात्मक पक्ष को मापने और मूल्यांकन के लिए निरीक्षण, निबंधात्मक परीक्षाएं, मौखिक। जैसे देखिए सबसे पहला क्या है, हम लोग तीन तरीके के ये अभी हम लोगों ने पढ़ा कि तीन तरीके से व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। वो तीनों कौन, पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक जो परिवर्तन होता है किसी भी मनुष्य के अंदर, उसको उसका मापन या मूल्यांकन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उसका मूल्यांकन हम लोग निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन मेथड से कर सकते हैं, निबंधात्मक परीक्षाएं लेकर कर सकते हैं, या मौखिक परीक्षाएं, वस्तुनिष्ठ और साक्षात्कार। इन विधियों के माध्यम से हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि मनुष्य में ज्ञानात्मक परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है। इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर थोड़ा सा देखें तो इसमें जो सेकंड है भावात्मक। भावात्मक में क्या है कि भावात्मक जो पक्ष है उसको क्या करना है कि भावात्मक पक्ष को अगर हम लोग देखें कि भावात्मक रूप से मनुष्य में क्या क्या चेंजेस आया है, तो उसको मापने का जो तरीका है वो है क्या, रेटिंग स्केल, निबंधात्मक परीक्षाएं लेकर, अभिरुचि परीक्षणों के द्वारा। इन सभी क्रियाओं के द्वारा क्या है कि मनुष्य में भावात्मक परिवर्तन को हम लोग उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, क्रियात्मक परिवर्तन। तो इसमें क्या है कि इसमें हम मनुष्य में क्या है, प्रयोगात्मक निरीक्षण और साक्षात्कार प्रदर्शन, इन सभी विधियों का प्रयोग करके किसी भी मनुष्य में क्रियात्मक परिवर्तन के बारे में हम लोग उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके बाद है मूल्यांकन उपागम में पाठ्य योजना के घटक। ठीक है, कि कौन कौन सा कंपोनेंट्स मूल्यांकन उपागम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक बार देखते हैं। तो इसमें क्या है कि बीएस ब्लूम के अनुसार जो कंपोनेंट्स होते हैं ये मूल्यांकन उपागम में पाठ्य योजनाओं में, तो उसमें क्या है कि शिक्षण बिंदु। ठीक है, पहला है शिक्षण बिंदु। तो मूल्यांकन उपागम में पाठ्य योजना के इस घटक में विषय वस्तु को लेकर शिक्षण बिंदुओं को निर्धारित किया जाता है। ठीक है ना। का सेकंड है उद्देश्यों का निर्धारण। ठीक है, इसमें जो लेसन प्लानिंग बीएस ब्लूम के अनुसार जो बनाया जाएगा उसमें पहला क्या है, शिक्षण बिंदु। सेकंड है उद्देश्यों का निर्धारण, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप जो भी ये पढ़ाने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसका निर्धारण आपको पहले ही कर देना होता है। इस घटक के दौरान विषय वस्तु के शिक्षण के लिए सामान्य उद्देश्य निर्धारित करने के पश्चात विशिष्ट उद्देश्यों को लिखा जाता है। हम लोग तो आमतौर पर जो भी लेसन प्लानिंग करते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। उसके बाद क्या है, उस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी हम लोग स्पेशल सीखने वाले होते हैं उसको विशिष्ट उद्देश्य में हम लोग उन चीजों को शामिल करते ही करते हैं। इन विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली के रूप में लिखा जाता है। वास्तविक बात है भाई। अब जैसे कि मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में सामान्य उद्देश्य, मैथ पढ़ने का सामान्य उद्देश्य क्या हो सकता है, तो क्या है, गणना संबंधी कौशलों का विकास करना है ना, जो भी जोड़ घटाव है इन सभी कौशलों का विकास करना। लेकिन अगर विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो सपोज आज अगर एलसीएम पढ़ने जा रहे हैं तो एलसीएम से संबंधित विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। अगर डिवाइड पढ़ने जा रहे हैं तो डिवाइड से संबंधित विशिष्ट उद्देश्यों को लिखेंगे। इसके बाद है थर्ड है इसमें
इनके लेसन प्लान में जो तीसरा जो स्टेप है वो क्या है, शिक्षण की क्रियाएं। आपको वहां पे ये भी बताना होता है कि उद्देश्यों के निर्धारण और विशिष्टीकरण के पश्चात इस पद में अध्यापक द्वारा कक्षा में संपन्न की जाने वाली क्रियाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है। अध्यापक कक्षा में समय नष्ट न करे। आप मतलब इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षण की क्रियाएं, आप जो आज जो लेसन प्लानिंग करके जो जा रहे हैं आप क्लास में जो टीचिंग करने के लिए, आप उसमें कौन सी क्रियाओं को शामिल करने वाले हैं, कौन से शिक्षण क्रियाओं को आप उसमें शामिल करने वाले हैं, उसको भी उसमें का भी उल्लेख करना होता है। उसके बाद है फोर्थ है विद्यार्थी की क्रियाएं। ठीक है, अध्यापक की क्रियाओं के उत्तर में अनुक्रियाओं के रूप में विद्यार्थी की क्रियाओं का निर्धारण इस पद में किया जाता है। मतलब आपको लेसन प्लान में ये भी शामिल करना होता है कि अगर जैसे जिन क्रियाओं के माध्यम से हम शिक्षण देने जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, उसका जो प्रतिक्रिया आएगा उसमें जो कुछ हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो उधर से जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें क्या रिस्पॉन्स आने की संभावनाएं हैं, तो उसका भी इसमें उल्लेख किया जाना होता है। फिर फिफ्थ है विधि प्रविधि तथा शिक्षण सामग्री। मतलब कि विधि कौन सा मेथड आप यूज करने वाले हो, कौन से टेक्निक्स आप लगाने वाले हो, और क्या है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री आप कौन कौन से इक्विपमेंट्स शिक्षण के दौरान आप यूज करने वाले हैं, उनका भी उल्लेख पाठ्य योजना में किया जाता है। जैसे देखिए इसमें अधिगम अनुभव प्राप्त करने के लिए पाठ्य योजना में इस पद के अंतर्गत क्या है, शिक्षण विधियों का, प्रविधियों का तथा शिक्षण सामग्रियों का निर्धारण किया जाता है। शिक्षण सामग्रियों में आ जाता है जैसे चौक, डस्टर, रूलर्स, है ना, और अगर साइंस वगैरह पढ़ाने जा रहे हैं तो प्रिज्म वगैरह या स्केल, सब चीज़ों का यूज, जो भी आप जिन भी चीज़ों का यूज करेंगे बच्चों को कोई भी टॉपिक को समझाने के लिए, आप शिक्षण सहायक सामग्री में आप उन चीज़ों को मेंशन आपको करना होता है। उसके बाद सिक्स्थ है मूल्यांकन। लास्ट में क्या है इसका, इसमें मूल्यांकन। इस पद में मूल्यांकन उन विधियों प्रविधियों का उल्लेख किया जाता है जिनका उपयोग शिक्षण के पश्चात किया जाता है। इन विधियों एवं प्रविधियों की सहायता से यह देखा जाता है कि शिक्षण तथा अधिगम उद्देश्य किस प्रकार से प्राप्त, किस सीमा तक प्राप्त हुए, है ना, कि किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं। आप जो पढ़ा लिए, आप सपोज आपने कोई एक टॉपिक बच्चों को पढ़ाया, बच्चे कितना उसमें समझ पाए, है ना, आपने जो पढ़ाया बच्चे उसमें कितना सफल हो पाए उनको नई चीज़ों को सीखने में, और उनका कैसा परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग उसका इवेल्युएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो देखिए ये था बीएस ब्लूम का लेसन प्लानिंग का। ठीक है, इन्होंने लगभग लेसन प्लान को क्या है लगभग 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सॉरी 6 पार्ट्स में। इसके बाद क्या है कि मूल्यांकन उपागम के कुछ गुण। ठीक है, बीएस ब्लूम उपागम या कह सकते हैं मूल्यांकन उपागम के कुछ गुण, यानी कि कुछ मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स, गुण और कुछ अवगुण होंगे, दोष होंगे, उनको देखते हैं। तो इसके गुण क्या थे, तो यह उपागम शिक्षण अधिगम सिद्धांतों पर आधारित है। सबसे पहली बात क्या, ये शिक्षण अधिगम सिद्धांतों पर आधारित है, अर्थात मतलब शिक्षण से बच्चे में क्या है, अधिगम की प्राप्ति होती है। अधिगम का मतलब होता है कि आपका जो व्यवहार है, आपका जो पूर्व व्यवहार है, आप नई चीजों को सीख के अपने व्यवहार में, पूर्व व्यवहार में कुछ अस्थायी परिवर्तन लाते हैं। जैसे कि सपोज आप, कोई छोटा सा बच्चा होता है, वो क्या है कि कोई अगर उसको थोड़ा भी डांटता है, पीटता है, मतलब बाहर का लोग अगर थोड़ा भी मजाक करता है, तो क्या है उनमें अक्सर ये ऐसा देखा गया है कि वो उनको पीटने लगते हैं, है ना। अगर बच्चे को अगर कोई डांटता है तो वो स्टिक उठाता है और स्टिक से किसी को पीटना स्टार्ट कर देता है, मतलब 1-2 स्टिक लगा दिया। तो उसमें क्या है कि आप बच्चे को वहां पे थोड़ा समझाते हैं कि नहीं बाबू ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं मारना चाहिए, गंदी बात। तो बच्चा उसके बाद क्या है कि उससे क्या है, बच्चा प्रेरित होकर के अब नेक्स्ट टाइम से अगर उसको छेड़ेगा भी तो वो आपके पास कंप्लेन करने आएगा, लेकिन स्टिक उठा के उसको नहीं पीटेगा। तो सर उससे क्या हुआ कि बच्चा वहां पे क्या सीखा, तो बच्चा वहां पे सीखा कि नहीं पीटना, और धीरे धीरे ये उसके हैबिट में बिल्कुल शामिल हो जाता है, फिर वो कभी किसी को स्टिक उठा के नहीं पीटता है। तो ये क्या हो गया कि बच्चे ने वहां पे अधिगम कर लिया। क्या कर लिया, बच्चे ने वहां पे अधिगम कर लिया। अधिगम का मतलब आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जो आ जाए, किसी भी चीज को लेकर स्थायी परिवर्तन व्यवहार में आ जाना ही अधिगम कहलाता है। और शिक्षण अधिगम मतलब शिक्षण विधियों के माध्यम से आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ जाए, उसे शिक्षण अधिगम कहते हैं। सेकंड है इसमें विधियों, प्रविधियों तथा व्यूह रचनाओं का स्पष्ट दर्शन संभव है। इसमें क्या है कि विधि और प्रविधि, ठीक है ना, विधि मतलब मेथड और प्रविधियों मतलब टेक्निक्स, मेथड और टेक्निक्स, और ये व्यूह रचनाओं के माध्यम से क्या है कि
आप इनका स्पष्ट दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, मतलब इसमें ये चीजें क्या है कि आप बिल्कुल कह सकते हैं कि इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। इसके बाद है, इस उपागम में शिक्षण बिंदु को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है। क्या है इसमें, शिक्षण बिंदुओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है। इसके बाद है, अध्यापक और विद्यार्थी की क्रियाएं स्पष्ट की जाती है। जो भी अध्यापक की क्रियाएं हैं और जो भी विद्यार्थी की क्रियाएं हैं उसको बिल्कुल क्लियरली इसमें उल्लेखित किया जाता है। लास्ट है, इसमें मूल्यांकन इस पर बल दिया जाता है ना, इवैल्यूएशन पे बल दिया जाता है। और छठा है, इस उपागम में शिक्षा के 3 घटकों पर बल दिया गया है। कितने घटकों पर, 3 घटकों पर बल दिया गया है। लास्ट 7th जो है, इस उपागम में शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखा जाता है। देखिए इसके कुछ दोष भी है, इसके डिमेरिट्स। तो डिमेरिट्स क्या है, इस उपागम में अधिगम अनुभवों, उद्देश्यों तथा मूल्यांकन प्रवृत्तियों में समन्वय लाभ कठिन है। देखिए इस जो उपागम में क्या है कि आपका अधिगम अनुभव के माध्यम से आपको सीखने के लिए बताया जाता है, इसके उद्देश्य फिक्स होते हैं और इनमें मूल्यांकन भी रेगुलरली करना होता है ना, आपको मूल्यांकन करना होता है। तो इन सभी चीजों को शामिल करते हुए क्या है कि शिक्षण विधियों में समन्वय स्थापित कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। सेकंड है कि इस उपागम में मानसिक योग्यताओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस उपागम में क्या है कि बच्चे का जो मेंटल लेवल है ना, जो मानसिक क्षमता है, मानसिक योग्यता है, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया कि हर बच्चे की मानसिक योग्यता, मानसिक क्षमता समान नहीं होती। थर्ड है, इसमें शिक्षक का नियंत्रण अधिक होता है, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें पूरा का पूरा नियंत्रण किसके पास होता है, टीचर्स के पास होता है। तो बच्चे खुद से अपना कुछ क्रिएटिविटी शो नहीं कर पाते हैं। फोर्थ है, विद्यार्थी और अध्यापक की क्रियाएं निर्धारित करके उनकी स्वतंत्रता में कमी कर दी जाती है। मतलब विद्यार्थी और अध्यापक की जो भी क्रियाएं होती है उसको निर्धारित, पहले से उसको निर्धारित कर दिया जाता है ना, उनका उल्लेख पहले ही आपको पाठ्य योजना में कर देना होता है। क्योंकि पाठ्य योजना तो पढ़ाने से पहले ही बनाई जाती है, तो उनका निर्धारण आपको क्या है कि पाठ्य योजना में पहले ही कर दी जाती है। जिससे क्या होता है, बच्चों की जो एक्टिविटीज उसकी स्वतंत्रता है ना, जो भी ये उनकी स्वतंत्रता उनको होनी चाहिए नई चीजों को सीखने के लिए, थोड़ा क्रिएटिव माइंड सेटअप डेवलप करने के लिए, तो उन चीजों की क्या है इसमें कमी कर दी जाती है। लास्ट है, इसमें इस उपागम में पाठ्य योजना का कार्य अधिक यांत्रिक हो जाता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी और अध्यापक की क्रियाएं पहले से ही निर्धारित कर दी जाती है। क्या है इसमें कि पाठ्य योजना का कार्य क्या है, मैकेनिकल हो जाता है ना, अधिक क्या हो जाता है, यांत्रिक हो जाता है। जिससे क्या है, इसमें विद्यार्थी और अध्यापक की क्रियाएं पहले से ही फिक्स कर दी जाती है, आप वहां पे जाके कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, पीएस ब्लूम या कह सकते हैं मूल्यांकन उपागम, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये मूल्यांकन उपागम अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अगर समझ में आए, पसंद आए, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।